आखिर किस गुनाह के लिए आर्यन को जिंदा ताबूत में गाड़ दिया गया था? ये उसके लायला को छुपकर उस तरह देखकर सेना का नियम तोड़ने के जुर्म में था, या फिर सिपाही दुष्यंत की इसमें कोई चाल थी, या फिर ये फल था आर्यन के इन हाथों का जो इस वक्त कपकपाते हुए सेनापति जी की पत्नी कायला के नितंबों पर रखे थरथरा रहे थे। खैर, इसका जवाब हम सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं हमारी इस कहानी की ओर, आर्यन की ओर। आर्यनगर के सैन्य मोर्चे से कुछ ही दूरी पर बनी इस प्रयोगशाला की ओर, जहां बारूद के गोले बनाने में व्यस्त कायला को लगा जैसे किसी का हाथ उस पर रखा हुआ है। अपने अंग पर किसी के हाथ होने का आभास होते ही कायला घबरा कर पलटी। उसने पाया पीछे कांपता हुआ पसीने से तरबतर आर्यन थरथरा रहा है, जैसे उसे किसी ने बिजली के झटके दिए हो। ये देखते ही गुस्से में लाल पीली होती कायला आर्यन पर गुस्से में बिफर पड़ी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कोई ऐसी बदतमीजी कर सकता है। वहीं अपने जीवन में पहली बार किसी स्त्री का स्पर्श कर रहे आर्यन को अब भी कायला में लायला नजर आ रही थी। उसका दिमाग उड़ा हुआ था, जिसे फिर से ठिकाने पर लाती कायला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? तुम्हें कायला आर्यन पर हाथ उठाती उससे पहले ही लायला की यादों में खोया आर्यन बड़ी मासूमियत से बोल पड़ा। बिल्कुल लायला की तरह बोलती हैं आप। लायला ने भी मुझे बस इतना ही कहा था कि तुम्हें और फिर लायला ने। ये सुनते ही जैसे कायला का माथा तब गया। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी लायला के बारे में अनाप शराब बकने की? हरामी पिल्ले, तुझे तुम्हें। कहते हुए कायला ने अपने कोमल हाथों से एक के बाद एक आर्यन के हाथ, पीठ, गाल, हर ओर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। इन वारों से जैसे आर्यन फिर से अपने होशो हवास में लौट आया था। अपने होश संभालते ही उसे आभास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। अब उसके साथ क्या होगा? आर्यन तुरंत एक हाथ से कायला के वारों से बचता हुआ गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं वैसा नहीं है। मैं देखिए, मुझे माफ कीजिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस कहीं खो गया था। मेरा मतलब है कि सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, मुझे माफ कर दीजिए। कायला ने बिगड़ कर कहा, अच्छा गलती से हो गया? तो फिर अभी तक तुम्हारे हाथ मेरे मेरे मेरी कमर पर कैसे है? आर्यन के हाथ सचमुच अभी भी कायला पर थे। आर्यन ने फिर माफी मांगते हुए कहा, ओह देखिए, मेरा वैसा मतलब कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और किसी से इस बारे में कुछ मत कहिएगा। मुझसे गलती हो गई। कायला ने इस बार आर्यन पर भड़कते हुए कहा, मेरे पति के सैनिक टुकड़ी में छोटे से प्यादे होकर इतना बड़ा कदम उठाने के जुर्म में तुम्हें मैं। कहते हुए गुस्से में तेज सांसें लेती कायला अब खुद आर्यन का हाथ अपनी कमर से झटकते हुए फनफनाती हुई प्रयोगशाला से निकल गई। सेनापति को सब बताने के लिए आगे बढ़ी। वही ये सब देखकर आर्यन की जैसे अब रुलाई निकल आई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। हर समय ध्यान केंद्रित रखने वाला, युद्ध अभ्यास में हर वक्त व्यस्त रहने वाला, क्यों ये सब कर रहा था खुद उसे समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से अब कायला अपने पति सेनापति विक्रम सिंह को सब कुछ बताने जा रही थी, जिसका मतलब था आर्यन अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला था। आर्यन का वो सपना आर्यनगर की सैनिक छावनी के एक छोटे से सिपाही के रूप में ही सीमित होकर रह जाने वाला था। ये ख्याल आते ही आर्यन अब कायला के पैरों पर जाकर गिर पड़ा और दुखी मन से बोला, देखिए आप भी जानती हैं मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे खुद नहीं पता आज सुबह से ये सब मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। अगर आप सेनापति विक्रम सिंह जी को इस बारे में बताएंगी तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो तो मुझे सेना से निकाल देंगे। मुझे माफ कर दीजिए। आज सुबह से आर्यन ने जितनी बार माफी मांगी थी उतनी माफी शायद उसने अपने पूरे जीवन काल में नहीं मांगी होगी। आर्यन के ये शब्द जैसे कायला के दिल पर जा लगे थे, मगर फिर भी उसने पलटते हुए आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा, सेना से? तुम्हें तो अब इस जीवन से मुक्त कर देंगे वो। तुम्हें पता नहीं है तुमने किसके साथ बदतमीजी की है। आर्यन ने फिर दुखी मन से कहा, पता है मुझे, जानता हूं मैं, पर मुझे नहीं पता। मैं देखिए, मेरे पास देने को कोई सफाई नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना मेरा सपना मैं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आर्यन आज काफी समय बाद इतना उन्नवास था। कायला को भी एक बार को आर्यन पर दया आ गई। शायद बिना पिता के पलने वाले बच्चों को कुछ चीजों की समझ गलती करके ही आती है, और आर्यन भी उन्हीं में से एक है। उम्र के साथ शरीर में होते बदलावों के बारे में, युवा होने के बारे में, अपनी भावनाओं को काबू करने के बारे में शायद इस लड़के को बताने वाला कोई नहीं। मन ही मन ये सोचती कायला आर्यन पर तरस खाकर अब अपने गुस्से को दबाते हुए जमीन पर बैठे उदास आर्यन की तरफ देख कर बोली, ठीक है, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर माफ मैं तुम्हें एक ही शर्त पर करूंगी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ऐसी बदतमीजी तुम दोबारा किसी के साथ नहीं करोगे। ये सुनते ही जैसे आर्यन की आंखों में पानी आ गया। आज कई सालों बाद आर्यन भावुक हुआ था, वरना आमतौर पर जिद्दी और नकचढ़ा कहलाने वाला आर्यन भावुक नहीं होता था। कायला का उसे माफ कर देना उसके सपनों को, उसके लक्ष्य को दूसरा जन्म मिलने जैसा था। इसी बात से खुश होता आर्यन, जो कि पल भर पहले तक उदास बैठा था, अपने आंसू पोंछ वो खड़ा होकर पूरे विश्वास और जोश के साथ बोला, ऐसी बदतमीजी मैं दोबारा किसी के साथ नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। इस पर कायला 17 साल के आर्यन की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई। ये उसका आर्यन को माफ करना था। सब कुछ वापस ठीक हो रहा था। आर्यन को एक ही दिन में आज दूसरा जीवन दान मिल चुका था।
पहला सेनापति विक्रम सिंह की बेटी लायला से और दूसरा सेनापति की पत्नी कायला से। भाव विभोर होकर आर्यन कायला के पैर पड़ लेना चाहता था, मगर जो ही वो कायला के पैर पकड़कर उसका आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वो चीखता हुआ सीधे सामने रखी मेज से जोर से जा टकराया। ये वही मेज थी जिस पर विस्फोट बारूद के गोले बनाने के लिए खास रसायन रखे हुए थे। आर्यन चिल्लाया, वाह! कायला चिल्लाई, नहीं! आर्यन के मेज से टकराते ही वो सभी खास रसायन हवा में उछल पड़े और हवा में एक दूसरे से मिलते हुए वो सभी केमिकल एक तेज धमाके करते हुए जोर से फूट पड़े। पल भर में हर ओर धुआं ही धुआं छा गया। जहां कायला खांसते हुए खुद को उस जहरीले धुएं से बचाती हुई दरवाजा खोल प्रयोगशाला से बाहर भागी, तो वहीं इस विस्फोट से घायल हुए आर्यन का खांसता हाफता शरीर जमीन पर गिर बेहोश होने लगा। उसके कानों में कायला की चीख पुकार, आर्यन! आर्यन! कब गूंजती हुई शांत हो गई, उसे होश ना था। उसकी धड़कन कब अचानक बढ़कर शांत होने लगी, उसे कुछ पता नहीं था। उसकी धुंधली होती नजर कब गहरे अंधेरे में कहीं खो गई, खुद उसे खबर नहीं थी। और उस भयानक विस्फोट की बेहोशी के बाद 23 मार्च की उस रोमांचक घटनाओं के बाद उसे सीधा 24 मार्च की इस काली सर्द रात में होश आया था। उस धमाके के बाद आज आर्यन ने खुद को लोहे की भारी भरकम सांकलों में बंधी जमीन के 2 फुट नीचे इस जिंदा ताबूत में पाया था। उस धमाके के बाद क्या हुआ, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद था। कैसे वो इस वीरान कब्रिस्तान में पहुंचा, कब उसे इस ताबूत में कैद किया गया, उसे कुछ भी याद नहीं था। बस एक अजीब दृश्य बार बार उसकी नजरों के सामने उभर रहा था, जैसे उसे कोई बड़ी बेरहमी से एक बड़े से डंडे से मार रहा हो। बहुत से काले साए उसके घायल शरीर के आसपास खड़े उसे घूरते हुए पीट रहे थे। पर कौन थे वो लोग? क्या ऐसा वाकई में हुआ था? उसे कुछ याद नहीं था। आर्यन इन सबसे निकल पाता, कुछ भी सोच और समझ पाता उससे पहले ही अब एक बार फिर खून और लार का एक बड़ा सा चिपचिपाता थक्का उसके मुंह पर आ गिरा। गर्म खून के प्यासे वो सभी भेड़िए अब भी आर्यन को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। वो सभी उसे किसी भी पल नोच फाड़ कर खा लेना चाहते थे। तो वहीं आर्यन खून और चोटों से सना अपना शरीर लिए खुली ताबूत में लेटा आर्यन अपने चेहरे से भेड़िए की वो थक्के सी जमी लार को हटाता हुआ सभी भेड़ियों को छकाता हुआ एक ही झटके में उछलकर ताबूत की दूसरी ओर जमीन पर आ बैठा। यह देखकर सभी खूंखार भेड़िए अब और तेज गुर्राकर आर्यन की तरफ पलटे। वहीं आर्यन अपने हाथ पैर को तान कर गर्दन को दाएं बाएं मोड़ हड्डियां चटकाता हुआ भेड़ियों की आंखों में आंखें डालकर बोला, ओह, तो तुम्हें भी मेरी ही तरह ताजा खून की प्यास है? हाँ, देखते हैं पहले तुम मेरा खून पी पाते हो या मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर से खून का कतरा कतरा निकालकर इस कब्रिस्तान में बहाता हूँ। आर्यन पूरे टशन में ये कहता हुआ अब भेड़ियों के लिए तैयार खड़ा था। वैसे तो आर्यन कई खूनी लड़ाकू कौशल में माहिर था, खास तौर से जब लड़ाई बिना हथियार हाथों पैरों से हो। पर इन लंबे चौड़े खूंखार भेड़िए के लिए इनके नुकीले दांत और भयानक पंजे किसी जानलेवा हथियार से कम नहीं थे। ये देखकर आर्यन भी चौकन्ना हो गया। अपने सैन्य कपड़ों की जेबों में कुछ टटोलने लगा, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। पर ये क्या? आर्यन ने नीचे देखा, उसके जिस्म पर कपड़ों का नामो निशान नहीं था। फिर जेब के होने का, उस जेब में किसी खास हथियार के होने का तो सवाल ही नहीं था। ऐसी सर्द चांदनी रात में जब आर्य नगर के सभी रहवासी कपड़ों और कंबलों की 3-3 परतें ओढ़े अपने अपने घरों में दुबक के बैठे थे, ऐसी ठंड में आर्यन बिना कपड़ों के निर्वस्त्र एक वीरान कब्रिस्तान में आसमान से होती बर्फ की बारिश तले शरीर पर सैकड़ों जख्मों का जत्था लिए भूखे भेड़िए के सामने अकेला खड़ा था। वही सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 भेड़िए गुर्राते हुए मुंह से खून की लाल टपकाते हुए अब किसी भी पल उस पर झपट्टा मारने वाले थे। बिना हथियार के शरीर की ऐसी हालत लिए इन भयानक भेड़िए से लड़ना मौत को बुलाने से कम नहीं था। पर आर्यन फंस चुका था। तभी एक भेड़िया गुर्राता हुआ आर्यन की गर्दन पर झपट्टा मारता है और उसे नीचे गिराता है और अपने नुकीले नाखूनों से बड़ी बेरहमी से आर्यन की छाती फाड़ने लगा। आर्यन दर्द में चीखा। शायद कोई आम दिन होता तो आर्यन इन भेड़ियों से लड़ भी पाता, पर बिना उसके खास हथियार के बदहाल शरीर के होते जैसे भेड़िया उस पर हावी हो रहे थे। आर्यन फिर दर्द से चीखा, मगर इस बार उसकी चीख में दर्द से ज्यादा एक पुकार थी, जैसे आर्यन किसी को पुकार रहा हो। और अचानक अगले ही पल जैसे आर्यन के शरीर में शक्ति के बहुत से चक्र खुल गए। उसके घायल शरीर में जाने कहां से ढेर सारी ऊर्जा उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही चीखता चिल्लाता आर्यन दहाड़ता हुआ भेड़िए सहित जमीन से उठ खड़ा हुआ। आर्यन ने भेड़िए को अपने मजबूत हाथों से धकेलते हुए दहाड़ से जमीन पर पटखानी दे मारी। उसका प्रहार इतना भयानक था कि भेड़िए की जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से निकले खून से उस जगह की बर्फ लाल रंग से सन गई। उस भेड़िए के कुछ दांत उखड़ते हुए यहाँ वहां बिखर पड़े, मगर भेड़िए के पंजों की उस पार से आर्यन की छाती पर भी गहरा जख्म उभर आया था। आर्यन की कड़क छाती पर भेड़िए के मारे उन 3 नाखूनों के निशान से आर्यन का गाढ़ा लाल खून रिसता हुआ उसके गठीले बदन पर जमता चला गया। दर्द से कहराता आर्यन फिर पागलों की तरह दहाड़ा। इस भयानक सर्द रात में उसकी ये भयानक तपती चीख किसी भूचाल से कम नहीं थी, पर खेल अब भी जारी था। भेड़िए अब भी भूखे थे। आर्यन को अब और लड़ना था। क्या लड़ पाएगा आर्यन अकेला निहत्था इन खूंखार जानवरों से? आर्यन के शरीर में जागृत हुई उन शक्ति की क्या कहानी है? क्या है आर्यन के जिंदा ताबूतों में दफन कर दिए जाने का राज? 2 दिन में अजीब ढंग से पलटी आर्यन की इस कहानी का आगे क्या होगा? क्या है आर्यन का सपना? जानने के लिए सुनते रहिए रोमांचक कहानी एक्शन आर्यन, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।